हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी पॉलिटिकल साइंस की क्लास है। इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हमने अध्ययन किया है कि शुक्राचार्य ने किस प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में चर्चा की है। उसमें मंत्रि परिषद, विभागीय व्यवस्था जो आधुनिक प्रशासन में पाया जाता है, उन सब का उसने संकेत दिया है। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो शुक्राचार्य के प्रशासनिक संगठन के अंतर्गत ही है। प्रशासनिक संगठन के अलग अलग स्तरों की बात की है शुक्राचार्य ने, केंद्रीय स्तर, प्रादेशिक स्तर, स्थानीय स्तर। अब देखिए, प्रशासनिक संगठन के अंतर्गत शुक्राचार्य एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। शुक्राचार्य का कहना है कि राजा को अपने अधिकारियों के कार्यों का सुपरविज़न करते रहना चाहिए। उसे हर साल अपने राज्य का दौरा करना चाहिए। उसे इस बात की पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कितने अधिकारी ऐसे हैं जो लोगों के हितों की पूर्ति कर रहे हैं और कितने अधिकारी ऐसे हैं जो उन्हें कष्ट दे रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं। तो शुक्राचार्य क्या कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रजा को कष्ट पहुंचाता है तो उसे दंडित करना चाहिए। और अगर ऐसा है कि प्रजा के साथ बहुत अच्छे से डील करता है, उनके हितों की पूर्ति करता है, तो ऐसे ही व्यक्ति को पुरस्कार भी देना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि शासन के जो टॉप ऑफिसर्स हैं, जो शीर्ष के जो अधिकारी हैं, वो ऐसा ना हो कि अपनी शक्ति का दुरुपयोग करें। तो उसके लिए वो क्या कहते हैं कि अगर मामला कोई विशेष हो, यानी कि अगर विशेष मामला है, तो उसमें शासन की शक्ति सारी की सारी ऐसा ना की जाए कि एक ही व्यक्ति में निहित कर दी जाए, बल्कि उसको अलग अलग मतलब उसको सामूहिक रूप से 3 व्यक्तियों में निहित करना चाहिए। यानी कि एक तो उसमें क्या हो जाएगा, एक तो प्रमुख व्यक्ति हो जाएगा और बाकी जो 2 व्यक्ति होंगे वो सहायक होंगे उसके। साथ में वो ये भी कहते हैं कि एक ही पद पर व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक नहीं रहने देना चाहिए। तो देखिए, ये कितनी अच्छी बात है शुक्राचार्य ने। आज भी अगर देखें तो प्रशासनिक व्यवस्था में इन कुछ बातों को फॉलो किया जाता है। अब शुक्र नीति में प्रशासनिक संगठन के डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं उनको जानने के लिए विस्तार से बातें की गई हैं। तो सबसे जो शासन के जो शीर्ष जो पदाधिकारी होते हैं जिनकी अभी हमने चर्चा की, तो उसको शुक्राचार्य ने क्या नाम दिया है? प्रकृति। पॉलिसी मेकर के रोल में होते हैं वो। तो प्रशासनिक संगठन 3 स्तरों की बात की है: केंद्रीय स्तर, प्रादेशिक स्तर, स्थानीय स्तर। सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रीय स्तर की। शुक्र ने कहा है कि केंद्रीय स्तर पर जो कोई भी विभाग है उसका एक प्रधान होगा। उस प्रधान को उसने कहा है अध्यक्ष। ठीक है, यानी कि कोई भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो वित्त से संबंधित है या सेना से संबंधित है, तो उस डिपार्टमेंट का जो भी हेड होगा उसे कहा जाएगा अध्यक्ष। फिर जो मंत्रिमंडल का जो हर सदस्य है उसको, और जो उसका उस डिपार्टमेंट का जो हेड है यानी कि विभाग का जो अध्यक्ष है, उसके लिए कंपलसरी कर दिया कि वो अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी कार्य होंगे उनको, चाहे वो दैनिक विवरण हो, चाहे वो मासिक विवरण हो, साप्ताहिक विवरण हो या वार्षिक विवरण हो, राजा के समक्ष उनको रखना पड़ेगा। तो ये बहुत अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं। वो डिपार्टमेंट जैसे मान लीजिए कि सेना से संबंधित भी हो सकते हैं, वो रत्न आभूषण इनसे संबंधित भी हो सकते हैं, वो
उद्यान भवन इनसे संबंधित भी हो सकते हैं या आवास से संबंधित भी हो सकते हैं, पशु पक्षी के भी हो सकते हैं। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो हैं उनका संगठन करना चाहिए और उसका एक हेड होना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने केंद्रीय स्तर पर इन बातों की चर्चा की है। फिर अगर हम प्रादेशिक स्तर पर इनकी बात करें तो जैसे जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें इसकी ज़्यादा चर्चा की गई है, लेकिन शुक्र ने यहाँ पर प्रांतीय प्रशासन पर कोई बहुत स्पष्ट रूप से या जोर देकर के नहीं लिखा है। अब क्या होता था कि जो राजा किसी पार्ट को जीत लेता था तो उसको प्रदेश का प्रांत का दर्जा दे दिया जाता था और फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मदद से राजा इनका प्रशासन देखता था। और जहाँ उसको ज़रूरी लगता था वहाँ पे वो अलग अलग डिपार्टमेंट को बना कर के फिर उनमें शासन कार्य को संपादित करता था। तो ये हो गया प्रादेशिक प्रशासन। स्थानीय प्रशासन की बात करें, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो शुक्र ने इस व्यवस्था का उल्लेख किया है शुक्र नीति सार में। यहाँ पे वो कहता है कि जो अधिकारी 10 गाँव को देखेगा, उनका निरीक्षण करेगा, उसे उसने नायक का नाम दिया है। जो 100 गाँव का अधिपति होगा वो कहलाएगा सामंत। और जो 100 गाँवों से ज़्यादा गाँव का अधिपति होगा तो उसे अनुसामंत का नाम दिया है। और अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा पदाधिकारी है जो कि 10,000 गाँव के अधिपति है तो इसे कहा जाएगा आशापाल। तो राजा के अधीन जितना भी क्षेत्र होगा उसको उसने राष्ट्र की संज्ञा दी है। फिर वो कहता भी है कि राजा का ये कर्तव्य ड्यूटी बनती है कि वो टूर करे और अपने अंडर में जितना भी क्षेत्र आता है उसकी प्रॉपरली जानकारी रखे और देश की समस्या कैसे जानेगा राजा, जब स्वयं उनको प्रत्यक्षतः देखेगा। जो कर्मचारी हैं उनके कार्यों का भी सुपरविज़न करेगा, तभी जा कर के उसे एक्चुअल कंडीशन का पता चलेगा, प्रजा के सुख दुख का पता चलेगा। फिर वो ये भी कहता है कि चाहे ग्राम हो चाहे नगर हो उसमें अलग अलग व्यक्तियों की नियुक्ति की जानी चाहिए, जैसे कि द्वारपाल की भी, दंडाधिपति की भी, जो शुल्क लेने वाला व्यक्ति होता है उसकी भी। ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत है। तो प्रशासन में शुक्राचार्य ने तीनों स्तरों की चर्चा की है, केंद्रीय स्तर, प्रादेशिक स्तर और स्थानीय स्तर। उसके बाद हम जो बात करते हैं टॉपिक है वो है प्रशासन में कार्मिक व्यवस्था। शुक्र नीति सार जो है उसमें कार्मिक व्यवस्था के बारे में बहुत ही स्पेसिफिक बातें कही गई हैं, तो इसे इस पर्पज़ से एक बहुत ही विलक्षण ग्रंथ माना जा सकता है। मतलब कि जो दूसरे प्राचीन भारतीय ग्रंथ हैं उनमें कार्मिक व्यवस्था के बारे में इतना सटीक तरीके से, इतना स्पेशलाइज्ड वे में, इतना व्यवस्थित तरीके से चित्रण नहीं किया गया है। उन्होंने कार्मिक प्रशासन के बारे में जितने भी पॉइंट्स हैं उन पर बहुत ही सूक्ष्मता से प्रकाश डाला है। जैसे कार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि जो राज्य कर्मचारी हैं उनके लिए आचार संहिता, यानी कि इनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए। तो शुक्राचार्य कहते हैं कि राज्य कर्मचारियों के लिए आचार संहिता जो होती है वो सामान्य प्रकार की होती है।
राज्य कर्मचारी सच बोलने वाला होना चाहिए, परोपकारी होना चाहिए, जनता के हित में कार्य करने वाला होना चाहिए। अपने पर्सनल कामों से ज़्यादा वो राजकार्य को महत्व दे, सत्यभाषी हो। फिर जितना वेतन उसको मिल रहा है राज्य से वो उतने में ही संतुष्ट रहे, लालच से, क्रोध से, मोह इनसे दूर रहे और अपने कार्य में एकदम परफेक्ट हो। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो क्या करे कि उसकी शक्तियों को छीन लेना चाहिए, उसे उसके पद से हटा देना चाहिए, दंडित किया जाना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं वेतन की। शुक्राचार्य ने कर्मचारियों के वेतन को एक वर्गीकरण में बांटा है, एक वर्गीकृत किया है अलग अलग प्रकार से कि जो वेतनमान मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए कि 3 प्रकार हैं, एक तो कार्यमान, एक कार्य कारण और एक कालमान। इस प्रकार से वेतन को कैटेगराइज किया गया है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें कार्यमान वेतन की, तो शुक्राचार्य कहते हैं कि कार्य जितना किया जा रहा है उसके अनुसार अगर वेतन मिलता है तो वो कहलाएगा कार्यमान वेतन। फिर अगर कार्य और कारण के संयुक्त प्रमाण के अनुसार अगर वेतन मिलता है तो उसे कहा जाएगा कार्य कारण वेतन। और सिर्फ कालमान वेतन कहलाया जाएगा जो काल के परिणाम के अनुसार अगर वेतन मिलता है तो उसे कहा जाएगा कालमान वेतन। इस प्रकार से शुक्र ने वेतन को 3 अलग अलग भागों में बांटा है। साथ में शुक्र ने 4 प्रकार के वेतनों का भी उल्लेख किया है। एक श्रेष्ठ वेतन है, एक मध्यम वेतन है, एक सम है और एक हीन वेतन है। श्रेष्ठ वेतन का क्या मतलब होता है? ऐसा वेतन जिससे कि उस व्यक्ति पर जो आश्रित व्यक्ति हैं यानी कि जो अन्य निर्भर व्यक्ति हैं उनका भरण पोषण किया जा सके, उसे श्रेष्ठ वेतन कहेंगे। मध्यम वेतन जिससे कि अपने ऊपर आश्रितों का सिर्फ भरण पोषण हो सके। फिर एक होता है सम वेतन, जिसमें कि केवल और केवल उसके परिवार की जो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो रही है, जैसे मान लीजिए भोजन है, वस्त्र है, इन सब की। और सबसे नीचे जो कैटेगरी होती है वो होती है हीन वेतन की। इसमें इतना ही वेतन मिल पाता है जिससे कि कार्मिक केवल अपना ही भरण पोषण कर सके, अपने परिवार का भरण पोषण ना कर सके। तो शुक्राचार्य यहाँ पे कहते हैं कि देखिए कर्मचारियों को इतना न्यूनतम वेतन तो प्राप्त होना ही चाहिए कि वो अपने आश्रितों का भलीभांति भरण पोषण कर सके। तो वो कहते हैं कि अगर उसे बहुत ज़्यादा कम वेतन दिया जाएगा तो ऐसे में क्या होगा कि वो कर्मचारी या वो कार्मिक असंतुष्ट हो जाएगा, और असंतुष्ट हो जाएगा तो हो सकता है कि वो राजा की इच्छा के अगेंस्ट चला जाए, उसके विरुद्ध कार्य करने लगे। तो इसलिए वो राजा को सलाह भी देते हैं कि वेतन का निर्धारण इस प्रकार से हो कि जो कर्मचारी की योग्यता और कार्य इन दोनों के आधार पर वो डिसाइड किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने वेतन के बारे में ये वर्गीकरण भी दिया है और साथ में राजा को ये सलाह भी प्रदान की है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।